गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एनपीएस की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे हमारे वीडियो नंबर 79। ठीक है, तो देखो भैया, हमारा लेसन नंबर 12 चल रहा था। ठीक है, और इस लेसन नंबर 12 में हमने लास्ट जो पढ़ा था, इससे 78 वाली वीडियो में वो जो हमने पढ़ा था हमने इंटरफ्रेंस, व्यतिकरण के बारे में। तो हमने पढ़ा था कि व्यतिकरण किसे कहते हैं और व्यतिकरण कितने प्रकार का होता है। 2 प्रकार का होता है। मैंने आपको बताया था, संपोषी और विनाशी। ठीक है, आफ्टर ऑल मैंने आपको व्यतिकरण का गणितीय विमीय विश्लेषण करवाया, जिसमें मैंने आपको परिणामी विस्थापन, जो कि व्यतिकरण के दौरान जो परिणामी तरंग प्राप्त होती है उसका परिणामी विस्थापन, परिणामी आयाम और प्रकाश की परिणामी तीव्रता। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको संपोषी व्यतिकरण में परिणामी आयाम और परिणामी तीव्रता, विनाशी व्यतिकरण में परिणामी आयाम और परिणामी तीव्रता, इन सभी के व्यंजक निकलवाए। आफ्टर ऑल मैंने आपको कलांतर के बारे में बताया। कलांतर के साथ साथ मैंने आपको पथांतर के बारे में भी समझाया। ठीक है, अरे वह समझ में। तो आज हम क्या करेंगे कि जो हमने व्यतिकरण के बारे में पढ़ा है, अरे वह समझ में, जो भी हमने व्यतिकरण के बारे में पढ़ा है उससे संबंधित आज हम कुछ न्यूमेरिकल करते हैं। अरे वह समझ में, और फिर हम देखते हैं कि भाई हमने जो कंसेप्ट पढ़ा है उस कंसेप्ट पे बेसिस हमारे पास न्यूमेरिकल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो आज हम जो न्यूमेरिकल करेंगे वो न्यूमेरिकल आपके माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के प्रश्न पत्र में पूछे गए हैं। ठीक है ना, नॉर्मली 1.5 नंबर के 2-2 नंबर के क्वेश्चंस, जो कि एडिशन वाले जो क्वेश्चंस आते हैं ना, उसमें दिए हुए हैं। मैं उनको बोर्ड पर हल कराऊंगा और आप उनको घर पर जाकर और एक बार प्रैक्टिस करके देखिएगा। ठीक है, ओके। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें तो मैं बहुत धीरे धीरे न्यूमेरिकल को बोलूँगा। अगर आप लिखना चाहें तो आप अपनी रफ बुक में या जो भी आपके पास नोटबुक है उसमें आप नोट कर लीजिएगा और फिर हम उसका हल करेंगे। ठीक है, तो ज़रा ध्यान दीजिए, 2 कला संबंध स्रोत हैं। उन दोनों कला संबंध स्रोतों से जो प्रकाश की तरंगें चल रही हैं, ठीक है ना, और कला संबंध स्रोत वो होते हैं जिनके मध्य का जो कालांतर होता है वो नियत रहता है। ऐसे स्रोत कला संबंध स्रोत कहलाते हैं। वापस से सुन लीजिए, हालांकि आगे आएगा टॉपिक, लेकिन अब न्यूमेरिकल में आ रहा है तो मैं आपको बोल के बता ही देता हूँ। कला संबंध स्रोत वे स्रोत होते हैं जिनके मध्य का जो कालांतर होता है वो कैसा होता है बेटा, नियत रहता है। ठीक है, तो हमारा जो न्यूमेरिकल है वो क्या कह रहा है कि 2 कला संबंध स्रोत हैं जिनसे निकलने वाली तरंगों की जो तीव्रताएं हैं उनका जो रेशो है, यानी कि I1 रेशो I2 इजिकल्स में 81:1, ये दे रखा है आपको। अरे बात समझ में, कितना दे रखा है, 81:1। तो 2 कला संबंध स्रोत हैं, उससे निकलने वाली तरंगों की तीव्रताओं का मान 81:1 है। तो पूछ रहा है कि व्यतिकरण की घटना के दौरान जो अधिकतम और न्यूनतम तरंगों की तीव्रताएं प्राप्त होंगी, जो परिणामी तरंग प्राप्त होगी, उसकी अधिकतम और न्यूनतम तीव्रता के मान अनुपात की आपको क्या करनी है, गणना। यानी कि I मैक्सिमम रेशियो I मिनिमम की वैल्यू आपको क्या करनी है बेटा, कैलकुलेट करनी है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब ये हुआ कि 2 कला संबंध स्रोतों से कोई प्रकाश की तरंगें निकल रही हैं जिनकी व्यतिकरण से पूर्व की जो तीव्रता थी वो ये थी 81:1। क्लियर। अब वो पूछ रहा है कि भाई अब जैसे इन तरंगों का क्या होगा, इंटरफ्रेंस, यानी कि व्यतिकरण होगा। तो व्यतिकरण के दौरान जैसे व्यतिकरण की घटना संपन्न होगी तो उस कंडीशन में जो परिणामी तरंग प्राप्त होगी, उस परिणामी तरंग की अधिकतम तीव्रता और न्यूनतम प्रकाश की तीव्रता का अनुपात हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो आइए आगे हम हल करते हैं। तो सॉल्यूशन ढंग से देखिएगा, 2 तरंगें हैं जिनकी तीव्रताओं का अनुपात आपको दे रखा है 81:1, ये दे रखा है, और उनकी आपसे अधिकतम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात कैलकुलेट करवा रहा है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि ये 2 तरंगें हैं जिनकी तीव्रता का अनुपात ये है। तो अगर हम देखें कि सर किसी भी मीडियम में ये 2 तरंगें हैं, ये ट्रेवल कर रही हैं, तो ये पहली वाली तरंग हो गई, ये दूसरी वाली तरंग। पहली वाली जो तरंग है उसके आयाम को मैं A1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और दूसरी वाली तरंग के आयाम को A2 से।
A2 और ये हो गया A1। इन दोनों तरंगों का क्या हो रहा है बेटा, दोनों कला संबंध स्रोत से हैं, तो ये परिणामी तरंग बन रही है कि नहीं बन रही है, बन रही है परिणामी तरंग, ठीक है। अब इस परिणामी तरंग की अधिकतम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। आपको मैंने बताया था कि जैसे ही मैं आपको व्यतिकरण का गणितीय विश्लेषण पढ़ा रहा था, तो व्यतिकरण के गणितीय विश्लेषण में जैसे हमने प्रकाश की परिणामी तीव्रता के मान की कैलकुलेशन की थी, तो मैंने आपको सिखाया था कि किसी भी तरंग की जो परिणामी तीव्रता होती है, वह तीव्रता उस तरंग के आयाम के वर्ग के कैसी होती है, समानुपाती होती है। तो मैंने कहा भाई ये पहली तरंग है, तो पहली तरंग की तीव्रता I1 और ये दूसरी तरंग है, तो इस दूसरी तरंग की तीव्रता कितनी हो जाएगी बेटा, I2। अब पहली तरंग की जो तीव्रता होगी वो अपने आयाम, तो प्रथम तरंग का आयाम कितना, A1, उसके वर्ग के समानुपाती। दूसरी तरंग अपने संगत जो आयाम है उसके वर्ग के समानुपाती। यही तो पढ़ाया था हमने। अगर अब हम इसको हल करने लगे तो हम देखेंगे सर I1 समानुपाती A1 स्क्वायर, इसको बैलेंस करेंगे तो I1 बराबर में KA1 स्क्वायर, ये आ गया। अगर हम बात करें दूसरी तरंग की, तो I2 समानुपाती A2 स्क्वायर, इसको बैलेंस करेंगे तो I2 बराबर में KA2 स्क्वायर। ये हो गया बेटा, हो गया ना। अब हमको अनुपात क्या दे रखा है, I1 रेशियो I2, तो मैं ऐसे तो लिखूंगा I1 रेशियो I2 बराबर में 81 रेशियो 1। तो इसको अगर मैं लिखूं तो I1 बटे में I2 बराबर में 81 बटे में 1 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। अब इस I1 बटे में I2 की जगह पर मैं क्या KA1 स्क्वायर बटे में KA2 स्क्वायर नहीं लिख सकता क्या। तो देखो I1 की जगह पर तो मैंने लिख दिया KA1 स्क्वायर, I2 की जगह पर मैंने लिख दिया KA2 स्क्वायर, और इजिकल्स टू में वैल्यू क्या चल रही है बेटा, 81 डिवाइड बाई 1। K से क्या कट गया बेटा, K, तो वैल्यूशन क्या आ रही है, A1 स्क्वायर बटे में A2 स्क्वायर इजिकल्स टू में 81 डिवाइड बाई 1। अब मुझे चाहिए A1 A2 मान, तो दोनों पक्षों का वर्गमूल लूंगा, तो इधर तो क्या बचेगा A1 बटे में A2, इधर क्या बचेगा 9 बटे में 1, क्या सीखा 9 1 का 1। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ सर A1 रेशियो A2 इजिकल्स टू में 9 अनुपात 1। बोलो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब ये जो वैल्यू है ना, यहाँ से देखो, इसका मल्टीपल इससे कराऊंगा और इसका मल्टीपल इससे कराऊंगा, तो A1 इजिकल्स टू में 9A2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, A1 इजिकल्स टू में 9A2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। कोई बात नहीं, बात करते हैं आगे। अब हम देखेंगे, क्या देखेंगे हम, तो जरा ध्यान दीजिए। हमसे पूछा है मैक्सिमम और मिनिमम तीव्रता का अनुपात। तो एक बात बताओ बेटा, जब परिणामी तीव्रता परिणामी आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है, जिसको हम लिखते हैं I बराबर में KR स्क्वायर, ऐसे तो लिखते हैं हम। तो अगर मैं बात करूं अधिकतम तीव्रता की, तो I मैक्सिमम बराबर में K, वो अधिकतम आयाम के वर्ग के समानुपाती होगी कि नहीं होगी भाई। अधिकतम तीव्रता उस तरंग के अधिकतम आयाम के वर्ग के समानुपाती होगी कि नहीं होगी, होगी ना। और आप जानते हैं कि अधिकतम आयाम हमें समपोषी व्यतिकरण में प्राप्त होता है, जिसकी वैल्यू मैंने आपको कैलकुलेट करवाई थी A1 प्लस A2। तो आप यहाँ पे मान रखोगे तो I मैक्सिमम बराबर में K ब्रैकेट स्टार्ट, R मैक्सिमम की जगह पर आप रखोगे A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर। ऐसे ही मिनिमम का निकालोगे तो I मिनिमम समानुपाती R मिनिमम का स्क्वायर, बैलेंस करोगे तो I मिनिमम बराबर में K R मिनिमम का स्क्वायर। ये वैल्यू आ गई बेटा। अब अनुपात ही तो पूछा है, रेशियो ही तो पूछा है दोनों का, मैक्सिमम का और मिनिमम का, है ना। तो मान रखोगे आप, तो रखिएगा। तो देखो बेटा I मैक्सिमम बटे में I मिनिमम, तो देखो यहाँ से तो आप जानते ही हो ये K से ये वाला K खत्म हो जाएगा, तो डायरेक्टली मैं लिख सकता हूँ A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर बटे में A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। लिख दिया, कोई बात नहीं, आ जाइए आगे। I मैक्सिमम बटे में I मिनिमम बराबर A1 कितना आ रहा है बेटा, देख लो ढंग से आप,
यहाँ पे देख लो A1 बराबर में 9A2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो A1 बराबर में 9A2 और नहीं देख लो डायरेक्टली मान रख लो आप 9 प्लस 1 और यहाँ पर 9 माइनस 1 9 और 1 कितना हो गया बेटा? स्क्वायर चल रहा है दोनों का, चल रहा है ना। तो 9 और 1 10 की घात 2 और 9 से गया 8 की घात 2 100 बटे में कितना आ जाएगा? 64। 2 से काटो, ये कट गया 50 और ये कितना कट रहा है? 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। 2 से और भी कट रहा है, देखो ये कट रहा है, इधर देखो, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। आई मैक्सिमम बटे में आई मिनिमम 25 बटे में कितना आ रहा है? 32, सॉरी 50 बटे में 32, 200 और कट जाएगा, 25 बार कट गया, ये 16 बार, तो 25 बटे 16। तो आंसर कितना आ जाएगा? आंसर आ जाएगा आई मैक्सिमम अनुपात आई मिनिमम बराबर में 25:60। देख लीजिएगा और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हाँ बच्चों, अब हम बात करते हैं हमारे अगले न्यूमेरिकल की। क्वेश्चन नंबर 2 ये भी राजस्थान बोर्ड के प्रश्न पत्र में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप ढंग से देखेंगे और समझेंगे। तो क्वेश्चन को सुन लीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि व्यतिकरण की घटना में अगर हम 6000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश की तरंगों को उपयोग में लेते हैं, तो इस कंडीशन में अगर हम 6000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश का उपयोग में लेते हैं, तो हमारे पास जो फ्रिंजों की संख्या है वो कितनी प्राप्त होती है बेटा? 1200। जब हम व्यतिकरण की घटना में 6000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश का उपयोग में लेते हैं, तो हमारे पास जो फ्रिंज प्राप्त हो रही है उनकी संख्या कितनी है? 1200। और जब हम अगली कंडीशन में वो क्या कह रहा है? यदि उपयोग में ली जाने वाली, यानी कि व्यतिकरण की घटना में उपयोग में ली जाने वाली प्रकाश की तरंगों के तरंग दैर्ध्य को परिवर्तित कर कर यदि 6000 से कितना कर दिया जाए? 9000 एंगस्ट्रॉम कर दिया जाए, तो कितनी फ्रिंजें हमें प्राप्त होंगी, इसके बारे में पूछ रहा है। फ्रिंज आपको मैं यंग्स डबल स्लिट में बताऊंगा, ठीक है ना। वो डॉटेड पॉइंट होता है जहां पर हमें तीव्रता प्राप्त होती है, उसे हम फ्रिंज कहते हैं, ठीक है। तो जो क्वेश्चन है हमारा उसको आप ढंग से देख लें एक बार वापस से मैं बोल रहा हूँ। व्यतिकरण की घटना में एक बार हमने जो प्रकाश की तरंग उपयोग में लिए हैं उनका जो तरंग दैर्ध्य का मान है वो फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने 6000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य वाली प्रकाश की तरंग को यूज में लिया, ठीक है। तो जब हम 6000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य वाली प्रकाश की तरंग को यूज में ले रहे हैं, तो उस कंडीशन में जो हमारे पास फ्रिंजों की संख्या प्राप्त हो रही है वो हो रही है 1200। कितनी प्राप्त हो रही है? 1200, ठीक है। आफ्टर ऑल जब हम 6000 की जगह अगर वेवलेंथ की वैल्यू कर दें कितनी? 9000, तो हमारे पास फ्रिंजों की संख्या कितनी प्राप्त होगी? तो ध्यान दीजिए, फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट सिचुएशन, ढंग से समझिएगा। ये कोई माध्यम है, सॉरी किसी भी माध्यम में ये प्रकाश की तरंगों को उपयोग में लिया गया है। A1 A2, यहां पर जो आपने तरंग दैर्ध्य को यूज में लिया है वो है 6000 एंगस्ट्रॉम, और यहां पर फ्रिंजों की संख्या N1, प्रथम कंडीशन में ये है फ्रिंज की संख्या, वो हमें कितनी प्राप्त हो रही है बेटा? 1200 प्राप्त हो रही है ना, प्रथम स्थिति में। अब सेकंड कंडीशन में ये परिणामिता, यहां पर आपने जो तरंग दैर्ध्य को यूज में लिया है, इन दोनों तरंगों को जो तरंग दैर्ध्य यूज में लिया है वो कितना लिया है बेटा? 9000 एंगस्ट्रॉम, और आपसे फ्रिंजों की संख्या को कैलकुलेट करवा रहा है। तो आप एक बात बताइए, यहाँ पर हम देखते हैं
कि भाई प्रथम स्थिति में जब मैंने 6000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य वाली प्रकाश तरंगों को यूज़ में लिया है तो फ्रिंजों की संख्या मुझे 1200 प्राप्त हो रही है। अब एग्जामिनर ने केवल इतना सा कहा है कि यदि फ्रिंजों की संख्या यदि उपयोग में लिए जाने वाली प्रकाश की तरंग दैर्घ्य को चेंज कर दिया जाए, 6000 से कितना कर दिया उसने 9000, तो आपको प्राप्त फ्रिंजों की संख्या कैलकुलेट करनी है। ठीक है, अब याद कीजिए जब मैं आपको व्यतिकरण का गणितीय विश्लेषण पढ़ा रहा था तो मैंने आपको कलांतर पथांतर दोनों ज्ञात के बताए थे। पथांतर होता है दोनों तरंगों के पथों का अंतर, यही तो होता है ना। ठीक है, अब आप देखेंगे बेटा कि यहाँ पर आयाम जो परिणामी तरंग आयाम है वो बड़ा ही प्राप्त होगा। तो सबसे पहली बात तो ये कौन सा व्यतिकरण हो रहा है, संपोषी व्यतिकरण। कौन सा व्यतिकरण प्राप्त हो रहा है बेटा, संपोषी व्यतिकरण, क्योंकि दोनों तरंगें समान कला में है, दोनों कंडीशन में संपोषी व्यतिकरण प्राप्त हो रहा है। दूसरा, दोनों तरंगों के मध्य पथ का अंतर कैसा है, नगण्य है, बराबर है। आ रही बात समझ में, जितनी दूरी पहली तरंग प्राप्त कर रही है उतनी दूरी दूसरी तरंग प्राप्त कर रही है ना। तो अगर हम बात करें संपोषी व्यतिकरण के लिए, तो संपोषी व्यतिकरण के लिए जो पथांतर होता है वो डेल्टा एक्स एन लैम्बडा के बराबर प्राप्त होता है कि नहीं होता है, होता है कि नहीं होता है। तो हम बात करते हैं बेटा फर्स्ट पोजीशन के अकॉर्डिंग। फर्स्ट पोजीशन के अकॉर्डिंग हम देखते हैं तो डेल्टा एक्स इजिकल्स टू में n1 लैम्बडा 1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बात करें हम सेकंड पोजीशन, बात करें हम सेकंड पोजीशन के अकॉर्डिंग तो डेल्टा एक्स इजिकल्स टू में कितना आ जाएगा n2 लैम्बडा 2, समीकरण नंबर 2। y इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट कह रहा है डेल्टा एक्स इजिकल्स टू में n1 लैम्बडा 1, सेकंड कह रहा है डेल्टा एक्स इजिकल्स टू में n2 लैम्बडा 2। यहाँ से स्पष्ट हो रहा है एलएचएस पार्ट में देखिए पथांतर बैठा है कि नहीं बैठा है, बैठा है ना। इसका मतलब क्या है, दोनों तरंगों के मध्य का जो पथांतर है दोनों स्थितियों में समान है ना डेल्टा एक्स। तो एलएचएस पार्ट बराबर है तो आरएचएस पार्ट भी बराबर होगा कि नहीं होगा बेटा। तो n1 लैम्बडा 1 बराबर में मैं क्या कह सकता हूँ n2 लैम्बडा 2, बोलो कह सकता हूँ कि नहीं, कह सकता हूँ ना। तो n2 को ले आओ बेटा n1 के बटे में, तो n1 बटे में n2, तो लैम्बडा 1 कहाँ चला जाएगा, लैम्बडा 2 के बटे में। ये मेजर फंक्शन आया कि नहीं आया है। और वैसे भी एक बात याद रखना कि जो फ्रिंज संख्या होती है ना वो तरंग के तरंग दैर्घ्य के व्यत्कोणपाती होती है। दैट मीन्स n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन लैम्बडा, ये फंक्शन होता है। कहीं से भी आप निकाल लीजिए वैलेंस एक ही आपको प्राप्त होगा। अरे बस समझ में, यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं इसको। ठीक है, अब n1 का मान आप देख सकते हैं 1200 बटे में n2 हमें ज्ञात करना ही है, लैम्बडा 2 9000 एंगस्ट्रॉम, लैम्बडा 1 6000 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम से एंगस्ट्रॉम कैंसिल, 3 0 से 3 0 कैंसिल, इधर बच रहा है 1200 बटे में n2 बराबर में 3 बटे में 2, तो ये हो जाएगा बेटा 2400 गुणा में 3n2, तो n2 इजिकल्स टू में 2400 बटे में 3, तो कितनी फ्रिंज प्राप्त होंगी बेटा आपको प्राप्त होंगे बेटा 800 फ्रिंज। यानी कि जब आप 6000 की जगह 9000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य का प्रकाश उपयोग में लेंगे ना, तब आपको कितनी फ्रिंज प्राप्त होंगी, 800 फ्रिंज प्राप्त होंगी। देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा एक बार फटाफट। हाँ तो बच्चों, अब हम बात करते हैं हमारे अगले न्यूमेरिकल की। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। तो एक बार आप क्वेश्चन को ढंग से सुन लीजिएगा, फिर हम उसको हल करेंगे और आप खुद कहोगे कि सर वाकई में बहुत अच्छे से समझ में आया। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज सुन लीजिएगा कि किन्हीं दो कला संबंध स्रोतों से व्यतिकरण की घटना में कोई दो प्रकाश की तरंगें हैं जिनकी तीव्रता, प्रथम तरंग की तीव्रता I है और दूसरी तरंग की तीव्रता 2I है। प्रथम की तीव्रता I और दूसरी की कितनी हो गई बेटा 2I। ये I और 2I तीव्रता वाली दोनों तरंगें माध्यम के, ये I और 2I तीव्रता वाली दोनों प्रकाश की तरंगें व्यतिकरण की घटना के दौरान माध्यम के किसी बिंदु पर एक दूसरे को 60 डिग्री के कोण पर मिलती हैं।
एक दूसरे को 60 डिग्री के कोण पर मिलती हैं। तो इन दोनों तरंगों की मुझे परिणामी तीव्रता कैलकुलेट करनी है। तो आप एक बार इस क्वेश्चन को वापस से सुन लीजिए कि व्यतिकरण की घटना में उपयोग में ली जाने वाली कोई दो प्रकाश की तरंगें हैं जिनकी तीव्रता क्रम से प्रथम तरंग की आई है और दूसरी की कितनी है 2i। ये दोनों तरंगें व्यतिकरण की घटना के दौरान माध्यम के किसी बिंदु पर एक दूसरे को 60 डिग्री के कोण पर मिलती हैं ना 60 डिग्री के कोण पर। तो इस कंडीशन में हमें इन दोनों तरंगों की जो परिणामी तीव्रता है ना, यानी कि रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ लाइट, वो क्या करनी है, हमें कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो ज़रा ध्यान दीजिए कैसे कैलकुलेट करोगे भाई, ध्यान दीजिए। प्रथम तरंग की तीव्रता, जिसको मैं यहां पर व्यक्त कर रहा हूं I1 से, उसका मान आपको कैपिटल I दे रखा है न्यूमेरिकल में। इसी के साथ साथ द्वितीय तरंग की जो तीव्रता है उसको मैं व्यक्त कर रहा हूं बेटा I2 से, उसका मान आपको 2i दे रखा है। न्यूमेरिकल की भाषा के अनुसार ये दोनों तरंगें व्यतिकरण की घटना के दौरान माध्यम के किसी एक बिंदु पर एक दूसरे को 60 डिग्री के कोण पर मिल रही हैं। तो ऑब्वियसली सी बात है कि दोनों तरंगों के मध्य का जो कलांतर है, जिसको मैं फाई से व्यक्त कर रहा हूं, वो कितने डिग्री दे रखा है बेटा आपको, 60 डिग्री दे रखा है कि नहीं दे रखा है, क्लियर, 60 डिग्री दे रखा है। तो हमसे इन दोनों तरंगों की परिणामी तीव्रता की क्या करवा रहा है, कैलकुलेशन करवा रहा है ना। तो याद करो बेटा, जब मैं आपको व्यतिकरण का गणितीय विश्लेषण पढ़ा रहा था तो उस कंडीशन में मैंने आपको बताया था कि किसी भी तरंग की परिणामी तीव्रता उस तरंग के परिणामी आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। बैलेंस करते हैं तो हम फंक्शन को पाते हैं I बराबर में KR²। अब यहाँ पर हम R² का मान रख देते हैं A1² + A2² + 2A1A2 cos phi। तो सॉल्व करने पर जो हमारे पास वैल्यू प्राप्त होती है वो क्या वैल्यू प्राप्त होती है बेटा, I बराबर में I1 + I2 + 2 √ I1 I2 cos phi। अगर आपने पढ़ा होगा, ढंग से मेरी वीडियोस को देखा होगा, तो आपको ये फंक्शन ज़रूर से समझ में आ रहा होगा। इसी के साथ साथ मैंने आपको ये भी सिद्ध करके बताया था वीडियो में कि अगर मैं बात करूं संपोषी व्यतिकरण की, अगर मैं बात करूं संपोषी व्यतिकरण की, ठीक है, तो संपोषी व्यतिकरण में मुझे अधिकतम तीव्रता प्राप्त होती है जिसका फंक्शन प्राप्त होता है मुझे √I1 + √I2 का होल स्क्वायर। अगर मैं बात करूं विनाशी व्यतिकरण की, तो विनाशी व्यतिकरण में मुझे जो न्यूनतम तीव्रता प्राप्त होती है उसका व्यंजक मुझे प्राप्त होता है बेटा √I1 - √I2 का होल स्क्वायर। ये वैल्यूज़ हमें क्या होती है बेटा, प्राप्त होती है कि नहीं होती है, होती है ना बस। और ये होता है मेजर फंक्शन कि I = में I1 + I2 + 2 √I1 I2 cos phi। अब देखो बेटा, अब ये I है ना, ठीक है, मैं इसको I' से व्यक्त कर रहा हूं क्योंकि एक्चुअली क्या हुआ है कि जो न्यूमेरिकल वाला है ना उसने I1 बराबर I के बराबर मान लिया है, इसलिए मैं इसको I' से व्यक्त कर रहा हूं। तो I1 की जगह पर मैं क्या रखूंगा बेटा, I रखूंगा। I2 की जगह पर क्या दे रखा है उसने, 2i + 2 × √I1 की जगह पर I, I2 की जगह पर 2i × cos phi की जगह पर 60 डिग्री। अब आप जानते हैं cos 60 का मान होता है 1/2 होता है ना, मान रखिए। तो I' यहाँ पर व्यतिकरण की घटना के दौरान जो परिणामी तीव्रता प्राप्त होगी उसको हम I' से व्यक्त कर रहे हैं। अब I और 2i कितने हो गए, 3i, 2 × इसको मैं लिख सकता हूँ 2 × I², I का गुणा इससे कराया तो I² × 2 × cos 60 का मान होता है बेटा 1/2। आगे आ जाइएगा, I' बराबर में 3i + 2 × I² को बाहर निकालेंगे तो I और √2 × 1/2, 2 से क्या कट गया बेटा 2,
क्या बच रहा है आपके पास, आई डैश इज इक्वल टू में 3i प्लस यहाँ पे बच रहा है i इंटू अंडर रूट 2, ये बच रहा है ना। अब आप एक काम करेंगे, आई डैश इज इक्वल टू में i को कॉमन ले लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा 3 प्लस अंडर रूट 2। भाई i को आपने कॉमन ले लिया तो यहाँ से i बाहर आ जाएगा तो 3 बचेगा, यहाँ से i बाहर आएगा तो क्या बचेगा अंडर रूट 2। तो आपके पास मेजर फंक्शन आ रहा है आई डैश इज इक्वल टू में i को आपने बाहर ले लिया 3 प्लस अंडर रूट 2, ये बच रहा है। अब बेटा आप एक बात बताइए, अंडर रूट 2 का मान तो आपने छोटी क्लासों में पढ़ ही लिया था 1.414, ठीक है। इसका मान आप यहाँ पे रखोगे तो आई डैश बराबर में i गुणा में ब्रैकेट स्टार्ट 3 प्लस 1.414, तो ये हो जाएगा आई डैश इज इक्वल टू में 3.414 i। तो टोटल जो रिजल्टेंट हमारे पास आई डैश आएगा वो आ जाएगा बेटा 3.414, देख लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखो बेटा, ऐसे ही आपके जो पाठ्य पुस्तक है उसमें कुछ न्यूमेरिकल्स दे रखे हैं, आप उन न्यूमेरिकल्स को हल कीजिए, मज़ा आएगा करने में। पैटर्न मैंने आपको बता ही दिया है। इसके बाद जो हमारी वीडियो नंबर 80 होगी उसमें हम अगले टॉपिक यंग के द्विशुद्धि प्रयोग के बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।